एक ऐसा युद्ध जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बिल्कुल बदल दिया। कौन सा युद्ध था वो, और उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए? तो हम बात करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट कोल्ड वॉर। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर टू की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था? जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये हुआ था 1939 से 45 के बीच में। इसमें दो कंट्रीज या दो पार्टीज हम कह सकते हैं, दो पार्टीज थी जो आपस में लड़ रही थी। पहली थी एक्सिस पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। तो एक्सिस पावर में वो कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान। वहीं अगर हम बात करें अलाइड पावर्स में, तो अलाइड पावर्स में थी ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं, और फ्रांस। ये जो कंट्रीज थी, ये एक साथ आपस में लड़ रही थी, एक्सिस पावर भी और अलाइड पावर्स भी। अब हम बात कर रहे हैं ईयर 1941 की। 1941 में क्या हुआ था कि जापान जो है उसने यूएस में एक जगह है पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, इस पर पर्ल हार्बर इस जगह पर अटैक कर दिया था। ये यूएस में एक जगह है, ठीक है। तो जापान ने यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इस युद्ध में, इस वॉर में यूएस भी इन्वॉल्व हो गया और वो और ज्यादा डेवस्टेशन फैलाने लगे। फिर फाइनली 1945 में क्या हुआ? 1945 में यूएस ने जापान की दो सिटीज, एक थी हिरोशिमा, एक थी हिरोशिमा और एक थी नागासाकी। इन दोनों जगहों पर एटम बॉम्ब गिरा दिया। किसने? यूएसए ने। तो यूएसए ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा दिए, जिसकी वजह से ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, ये 1945 में एंड हो गया। क्योंकि 2 1945 को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था, ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। तो ये है हमारा पूरा बैकग्राउंड कि कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब ये होने के बाद क्या हुआ? जब हम जानते हैं कि हमारी जो अलाइड पावर्स हैं वो जीत गई, और इन सारी अलाइड पावर्स में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है यूएसए एंड यूएसएसआर। तो अब कंपटीशन इन दोनों के बीच में था कि कौन वर्ल्ड की पावर, ये कौन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री बनेगी। तो पहली बात तो क्या है ये कोल्ड वॉर? ठीक है, ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं है कि हम गन से और मशीनरी से हम लड़ रहे हैं, पर ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। तो कोल्ड वॉर जो है वो 1945, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तब से स्टार्ट हो गया था। 1991 तक चला। Was a long period of political tension and rivalry between the United States and the Soviet Union. Soviet Union is USSR. ठीक है, तो एक पॉलिटिकल टेंशन और राइवलरी दोनों ग्रुप्स के बीच में चल रही थी, यूएसए के बीच में भी और यूएसएसआर के बीच में भी। तो यहाँ पर कोई बॉम्ब्स या फिर कोई गन्स का यूज नहीं करा जा रहा था, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था कि मेरे आइडिया ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। और हमने देखा कि कैसे जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए, एटम बॉम्ब, और उससे कितना ज्यादा डेवस्टेशन हुआ। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने आइडियोलॉजिकल वॉर करा, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ठंडा वॉर मतलब हॉट वॉर होगा जिसमें बॉम्ब और धूम धमाका ये सब हो रहा है, लेकिन कोल्ड वॉर जिसमें शांति से लड़ा जा रहा है। और ये कब हुआ? ये हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बाद।
It is called a Cold War because the two superpowers never fought each other ऑन अ फुल स्केल वॉर. मतलब एक फुल स्केल वॉर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फुल स्केल वॉर की तरह ये लोग नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ये आइडियोलॉजी से लड़ रहे थे. यहाँ पर इन्होंने किस चीज से compete करना स्टार्ट करा? आइडियोलॉजी से compete करना स्टार्ट करा. इन्होंने अपने मिलिट्री अलायंसेस बनाने लगे, ये इकोनॉमिक एड्स यूज करने लगे, टेक्नोलॉजीज अपनी एडवांस करने लगे कि मेरी टेक्नोलॉजी ज्यादा है या तुम्हारी टेक्नोलॉजी ज्यादा, या प्रॉक्सी वॉर्स करने लगे. तो ये था कोल्ड वॉर. तो यहाँ पर जो दो कंपीटिंग आइडियोलॉजीज थी, हमने बात करी आइडियोलॉजीज कंपीट कर रही थी, एक्चुअली कोई लड़ नहीं रहा था. तो जो आइडियोलॉजीज थी वो कौन सी आइडियोलॉजीज थी? तो यूएसए की बात करें, यूएसए जो है वो फॉलो करता है डेमोक्रेसी को. ठीक है, वो डेमोक्रेसी को फैला रहा था. यहाँ पर डेमोक्रेसी जहाँ पर सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार मिले, अपने लीडर्स को चूज करने का अधिकार मिले. कैपिटलिज्म जहाँ पर प्राइवेट बिजनेस जो है उनको ओनरशिप दी जाए, मतलब जो बिजनेसेस हैं वहां पर प्राइवेटाइजेशन आए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज लोगों के पास हो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज वो लगा सके, और लोगों का इंडिविजुअल फ्रीडम उनके पास हो. लेकिन वहीं अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिज्म जैसे आइडिया को फैलाता था, प्रोपगेट करता था. तो कम्युनिज्म का मतलब था जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारी प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन. जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो कौन ओन करता है? इट इज ओन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उसे ओन करता है. जबकि यहाँ पर क्या था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट बिजनेस खुद अपना हैंडल कर सकते. सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में क्या था? वन पार्टी सिस्टम था. मतलब एक ही पार्टी है, आप वोट भी करोगे तो आपके पास और कोई चॉइसेस नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है. ठीक है, और लोगों के पास लिमिटेड फ्रीडम्स होते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम उनके पास बहुत ही लिमिटेड था. अब यूरोप जो है वो डिवाइड हुआ. कैसे डिवाइड हुआ? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू यूरोप वॉज डिवाइडेड. वेस्ट जो था वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनी, और ईस्ट जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री बनी. तो हम जानते हैं कि जो भी एरिया, जो भी जगह वो लोग हार गए थे, ठीक है, जो एक्सेस पावर थी वो वर्ल्ड वॉर टू में जो जगह हारे थे, जैसे जर्मनी हो गया, तो वहां पर यूएसए और यूएसएसआर ने अपना क्या बना लिया? अपना कंट्रोल बना लिया उन जगहों पर. उनको कंट्रोल करने लगे, उनके रिसोर्सेस को, उनकी मिलिट्री को वो लोग कंट्रोल करने लगे. तो उन्होंने क्या करा? जो यूरोप है उसमें जो वेस्ट एरिया है, ठीक है, जो वेस्ट एरिया है उसको कंट्रोल किसने करा? उसको कंट्रोल करा यूएसए ने. ठीक है, उसको कंट्रोल करा यूएसए ने. और जो ईस्टर्न एरिया था यूरोप का, उसको कंट्रोल किया गया किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा. ठीक है. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल called this division the iron curtain. मतलब आयरन कर्टन मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिविजन. आयरन कर्टन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग डिविजन है. ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिविजन है, सिंबलाइजिंग पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल सेपरेशन ऑफ यूरोप. यहाँ पर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल की दोनों जो पार्ट्स हैं, जो डिविजन्स हुई हैं, उन दोनों की आइडियोलॉजी भी अलग है, और उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, उनका तरीका जो है पॉलिटिकल, वो अलग है. उनका सेपरेशन इस सिस्टम के द्वारा उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, जिसको हम बोलते हैं डिविजन ऑफ यूरोप. अब आता है द वेरी इंपॉर्टेंट बर्लिन वॉल. बर्लिन वॉल. अब ये बर्लिन वॉल क्या है? तो आप जानते हैं जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन. तो यहाँ पर ये एक वॉल बनाई गई. सो हम फॉर एग्जाम्पल हम एक जगह इसको बनाते हैं, और ये है हमारी बर्लिन. ठीक है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन. अब क्या हुआ? इस बर्लिन के बीचों बीच से एक दीवार बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं द बर्लिन वॉल. अब ये जो बर्लिन वॉल थी, इसके ईस्ट साइड पे, मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट साइड पे कौन रूल कर रहा है? ईस्ट साइड पे है यूएसएसआर. ठीक है, और इसकी वेस्ट साइड पे कौन रूल कर रहा है? यूएसए. तो जब ये डिवीजन हो गया, अब यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पर यूएसए है
वहां क्या हो रहा है, वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जॉब्स हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, वहां के जो सिटीजन हैं उनको वैल्यू करा जा रहा है, वहां के जो सिटीजन हैं उनको वैल्यू करा जा रहा है, ठीक है, एक अच्छा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है, सो दे हैव अ गुड लाइफ हियर, ठीक है, जो यहाँ के सिटीजन हैं उनको अच्छी लाइफ मिल रही है। वही बात करें यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर में क्या होने लगा कि ये जो इस जगह को क्या करने लगे, यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिज्म फॉलो होने लगा। कम्युनिज्म मैंने आपको बताया था क्या है, जहां पर गवर्नमेंट ही सब कुछ ओन करती है, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी का भी राइट नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट ओन करेगी, सारी इंडस्ट्रीज, सारे स्कूल्स या फिर जो भी पब्लिक वो होती है प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री हो, वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी और गवर्नमेंट ही इन्हें ओन करेगी। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, जॉब्स उनको नहीं मिल रही हैं, देयर आर नो जॉब्स, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो आप जब देखते हो कि आपके ही एरिया में एक हिस्सा ऐसा है जिनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी लाइफ है, और वहीं एक जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां मान लो आप अगर यहाँ रह रहे हो, यू आर अ पर्सन लिविंग इन ईस्ट बर्लिन, तो आपको ऑब्वियसली जलन होगी और आप चाहोगे कि आप वहां पहुंच जाओ, लेकिन आपको डिवाइड करने के लिए बीच में ये वॉल लगाई गई है। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो वॉल है ये लोगों ने वहां पर ब्रेक करी। तो हम बात कर रहे थे जर्मनी की, कि जर्मनी में जो ये बर्लिन वॉल है ये क्यों बनी और फिर ये कैसे हटाई गई। तो मैंने आपको सब बताया कि जो मेनी ऑफ द ईस्ट जर्मन वर एस्केपिंग टू द वेस्ट बर्लिन, ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो ईस्ट वाले लोग थे वो वेस्ट वाले जो डेवलप्ड एरिया था वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डिविजन हो गया है, ईस्ट वाले लोग जो हैं वो इधर वेस्ट जर्मनी में आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ क्योंकि यहाँ पर बेटर जॉब्स थी, मोर फ्रीडम है, लोगों के पास हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास इक्वालिटी जैसे आइडियल्स हैं, उनको वैल्यूड फील करा जाता है, ठीक है, उनको अपने सिटीजन होने पर वैल्यू फील करा जाता है। लेकिन अब क्या होता है, जब ये सारा डिविजन होने लगा, यहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम फॉलो होने लगा और एक्सट्रीम कंट्रोल हो गया सोवियत यूनियन का, तो क्या हुआ, 1961 में ईस्ट जर्मनी बिल्ड द बर्लिन वॉल टू स्टॉप मिग्रेशन, ठीक है। तो जो भी माइग्रेशन हो रही थी इस जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया ये डिवीजन है, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहे थे यूएसएसआर, ये कंट्रोल कर रहे थे यूएसए। तो जब लोग इधर से ईस्ट साइड से वेस्ट में जाने लगे, तो इन्होंने क्या करा, बीच में बना दी एक वॉल। अब इस वॉल से कोई इधर उधर नहीं जा पा रहा था, कोई माइग्रेशन नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली 1989 में लोगों ने मिलकर यहाँ ये जो वॉल है, बर्लिन वॉल जिसे हम कहते हैं, उसको गिरा दिया, ठीक है। इट फेल इन 1989, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ सोवियत डोमिनेंस इन यूरोप। इससे क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है उसका जो डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था यूरोप में, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, मतलब एक खत्म नहीं, पर हाँ इससे, इस इंसिडेंट से यूएसएसआर का जो डोमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने का एक शुरुआत हो गई थी। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप मान सकते हैं। तो अब क्या सिंबल्स बने, सबसे पहले इस जो ये जो बर्लिन वॉल टूटी, ये जो विद्रोह एक तरह से हम कह सकते हैं, जो पावर आई लोगों में एकदम से, जो उन्होंने वो बर्लिन वॉल गिरा दी, इसका क्या सिंबल बना, सबसे पहला कि लोग बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा दबाव में थे, उनको बहुत ज्यादा नीचे करा जा रहा था, उनके पास कोई अपना इक्वालिटी नहीं थी, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत बुरे हो रहे थे। फिर डिविजन, कि उनको उन्हीं के लोगों से डिवाइड करा गया था, बर्लिन एक ही सिटी है लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया। फिर आता है कंट्रोल, कि जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा उन पर बढ़ रहा था, हर चीज के लिए देवर कंट्रोल्ड, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनफैक्ट
वो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रख सकते, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। जितना भी पैसा होगा, जो भी चीज होगी, जो भी रिसोर्सेज होगी, वो सब किसके हाथ में होगी? वो सब कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी इन द यूएसएसआर। ठीक है, इसी यही जो थे, ये तीनों जो है सिंबल्स बने इस जो कह सकते हैं रेवोल्यूशन का, जिससे ये जो बर्लिन वॉल है इसको गिरा दिया गया। ठीक है, कब गिराया गया? रिमेम्बर कि ये 1989 में गिरा दी गई। अब क्या हुआ कि यूएस पॉलिटिक्स ने कैसे क्या करा कम्युनिज्म को हटाने के लिए, या फिर एक तरह से क्या जो यूएस की पॉलिटिक्स थी वो क्या थी? तो यूएस प्रॉमिस टू सपोर्ट कंट्रीज थ्रेटेन्ड बाय कम्युनिज्म। तो जो कंट्रीज ये सोच रही थी कि हमें कम्युनिज्म नहीं पसंद आ रहा या फिर हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए, यूएस ने प्रॉमिस करा कि वो उसे सपोर्ट करेंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, दोस्त का दोस्त, सॉरी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यूएस ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और उसने जो कंट्रीज यूएसएसआर से अप्रेस्ड थी और वो थ्रेटन फील कर रही थी कम्युनिज्म से, उन्होंने यूएस ने प्रॉमिस करा कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ग्रीस और टर्की में ये सिस्टम, ये जो तरीका है अपना सपोर्ट जो है वो लागू करा। पहले इन्होंने क्या, इनका क्या मोटिव था इसके पीछे, इनका क्या गोल था? तो पहले तो यही था कि ये स्टॉप कर दें, ठीक है, कम्युनिज्म के स्प्रेड को, मतलब कम्युनिज्म जो है वो बिल्कुल फैलना बंद हो जाए। फिर आता है एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल प्लान। ठीक है, मार्शल प्लान में क्या हुआ कि स्ट्रेंथ करने के लिए जो इकोनॉमीज है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, और जो यूरोप है उसको रीबिल्ड करने के लिए, उसको दोबारा से बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि यूएसएसआर की वजह से वो बिल्कुल खोखला हो गया था एक तरह से, लोगों के पास ना अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स थे या कोई फैसिलिटीज नहीं बची थी। तो उनको रीबिल्ड करने के लिए यूएसए ने क्या करा कि उन्होंने अलाउंसेस, पैसे पैसे से हेल्प करने की सोची। ठीक है, तो इकोनॉमिक एड देने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि पहली बात तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होंगी, और साथ ही साथ वो दोबारा से उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे टर्न नहीं करेंगे, उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे टर्न नहीं करेंगे। इस जो स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है कंटेनमेंट, जिसका मतलब है कि स्टॉपिंग कम्युनिज्म फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। इस इन स्ट्रैटेजी से क्या हुआ, ये जो दो स्ट्रैटेजीज हैं इनसे क्या हुआ कि कम्युनिज्म जो है उसको स्प्रेड करने से रोक दिया गया। ठीक है, कैसे कम्युनिज्म को रोका गया? अब आते हैं मिलिट्री अलायंसेस पे। तो मिलिट्री अलायंसेस क्या है कि हर ग्रुप ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया। इसका मतलब ये है कि जैसे हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए ने क्या करा, यूएस ने क्या करा, इन्होंने अपनी कंट्रीज बना ली। ठीक है, कि मान लीजिए एक कंट्री ए, अभी हम नाम नहीं ले रहे, बी, सी एंड डी, और कोई ओपोनेंट है एक्स। ठीक है, कोई एक कंट्री है एक्स, उसने डी पर अटैक करा, तो ए, बी, सी और यूएस ये मेक श्योर करेंगे कि अगर एक्स ने सिर्फ डी पर अटैक करा है तो सब के सब मिलकर अटैक करेंगे एक्स पर। इसका मतलब ये एक अलायंस बना लिया कि आप में से कोई भी, मतलब किसी पे भी कोई अटैक करेगा तो हम मिलकर, सभी लोग मिलकर एक साथ उस इंसान पर अटैक कर देंगे। तो ये थी एक ट्रीटी, जैसे कि है नाटो। नाटो अभी रिसेंटली न्यूज में भी बहुत चला था। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वो कंट्रीज हैं जो अटलांटिक ओशन के पास है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास पड़ती हैं। ये वेस्टर्न अलायंस थी। वेस्टर्न अलायंस हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यूएसए ने बनाई थी। ठीक है, यूएसए के द्वारा बनाई हुई अलायंस है। ट्रीटी स्टेट्स that an attack on one member is considered an attack on all the members। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि अगर किसी एक मेंबर पे भी अटैक होता है तो ये अटैक जो है ये पूरे सबके सबके ऊपर माना जाएगा, सब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे और सब एक साथ लड़ेंगे उस एक ओपोनेंट के खिलाफ। ठीक है, इसको क्यों डिजाइन करा गया था, ताकि प्रिवेंट किया जा सके सोवियत मिलिट्री फ्रॉम एक्सपैंडिंग इन यूरोप। सोवियत जो मिलिट्री है, यूएसआर की जो मिलिट्री है, उसे यूरोप में एक्सपैंड करने से रोकने के लिए ये जो ट्रीटी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो यूएसएसआर की ट्रीटी हम कह सकते हैं। यूएसएसआर ने अपनी जो
अलायंस बनाई सोवियत यूनियन की। तो ये था वॉर्सो पैक्ट जो कि 1955 में बनी। ठीक है, इसमें क्या था कि इसने क्या करा, इसने सोवियत कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न यूरोप पे जो सोवियत का कंट्रोल था उसको स्ट्रेंथन, उसको और मजबूत करने के लिए इन्होंने ये अलायंस बनाई। इसमें ये कलेक्टिव मिलिट्री डिफेंस फॉर कम्युनिस्ट स्टेट्स, तो जो भी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, मतलब जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट को फॉलो करती है, कम्युनिज्म को फॉलो करती है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और उनको भी मिलिट्री डिफेंस देने के लिए। अभी मिलिट्री डिफेंस वही सेम चीज है जो मैंने आपको बताया कि एक कंट्री पे कोई ओपोनेंट अटैक करता है, मान लो कोई एक्स जो है वो कोई भी एक कंट्री इस जो पैक्ट का जो हिस्सा है उनमें से किसी भी एक कंट्री पे अटैक करता है तो पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेगा। और ये काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी नाटो को। तो नाटो एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह से एक मिलिट्री वो है, अलायंस है। तो ऐसे ही नाटो को करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये वॉर्स पैक्ट बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा। ठीक है, अब कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, मतलब सॉरी कोल्ड वॉर जब चल रहा था, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग चीजों से एक्सपेंशन हो रहा है या अलग अलग चीजों से कोल्ड वॉर करा जा रहा है। तो हमने बात कर ली मिलिट्री कैसे हो रही है, ठीक है, हम अलायंसेस की बात कर चुके हैं, हम पॉलिटिक्स की बात कर चुके हैं कि कैसे जो लोग हैं, जैसे बर्लिन वॉल का मैंने आपको बताया कि कैसे लोगों को उनकी आइडियोलॉजीज पसंद नहीं आने लगी। ठीक है, तो वहां पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है स्पेस रेस। स्पेस रेस का मतलब है आपकी स्पेस मिशंस, जो भी आपके क्या हो रहे हैं, स्पेस मिशंस हो रहे हैं। तो स्पेस में जो भी आपकी मिसाइल्स या फिर आपके स्पेस क्राफ्ट्स, आपकी जो भी न्यू वो हो रही है, इन्वेंशंस हो रही हैं, उन सब के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि यूएसएसआर पहले कुछ करता है या मैं कुछ, मतलब यूएसएसआर पहले करता है या फिर यूएसए करता है, सॉरी। तो कोल्ड वॉर एक्सटेंडेड इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी कोल्ड वॉर घुस चुका था। ठीक है, यूएसएसआर की अचीवमेंट्स और यूएसए की अचीवमेंट्स क्या थी, जैसे कि सबसे पहले कि यूएसए ने नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस रिसर्च के लिए, वो फाउंड करी कब, 1958 में। अपोलो 11 जो है वो फर्स्ट ह्यूमन, मतलब पहली बार किसी ह्यूमन को मून पर लेके गया था अपोलो 11 1969। फिर अगर हम सोवियत की अचीवमेंट्स की बात करें कि उन्होंने क्या स्पेस में, ये ना एक तरह से ऐसा था कि अगर कोई, मतलब मान लो मैं यूएसएसआर हूँ और आप हैं यूएसए, तो आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मुझे कुछ भी करके मुझे भी अपना स्कोर ऊपर करना है, इक्वल रखना है, मैं कम नहीं हो सकती। और अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आप भी वही सेम चीज कर रहे हो, आप भी अपना कि मैं ज्यादा से ज्यादा लॉन्चेस करूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स बनाऊं या फिर ऐसे चीजें कर। तो सोवियत क्या करता है, एक इनका फर्स्ट सैटेलाइट आया था, वो था स्पुतनिक। स्पुतनिक जो कि 1957 में लॉन्च किया गया। फिर हम जानते हैं यूरी गागरिन जो कि फर्स्ट ह्यूमन इन द स्पेस थी, इनको 1961 में भेजा गया था। फर्स्ट ह्यूमन इन ऑन मून था 1969 में, और फर्स्ट ह्यूमन इनटू स्पेस, स्पेस में जाने वाला पहला इंसान जो था वो थे यूरी गागरिन, एंड इन द ईयर 1961। तो ये जो स्पेस रेस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हमें पता लगा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, कि टेक्नोलॉजी किस एरिया की ज्यादा एडवांस है। ये लोग, इनके बीच में यही कंपटीशन चल रहा था कि हमारे एरिया की टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर्स, पर इट इज इक्वल। ठीक है, हम देख सकते हैं ये भी दिखाना चाह रहे थे कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज हमारी कितनी है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कितनी है। और इससे क्या था, जो नेशनल प्राइड है ना लोगों में, अगर मान लो आप यूएसए में रह रहे हो और आपकी और एक इंसान है यूएसएसआर में रहने वाला, आपकी फर्स्ट ये जो ये चीज हो गई यूरी गागरिन वाली, ठीक है, 1961 में पहली बार कोई इंसान स्पेस में गया, तो आपके लिए एक अच्छी बात है ना, आपको गर्व होगा अपने देश पर, अपनी कंट्री पर। तो यही सेम चीज है कि नेशनल प्राइड को भी बूस्ट कर रही है। अब ये जो अब आता है एक और वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इंसिडेंट ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर, वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो क्यूबा जो है,
जैसे यूएसए के बहुत ही पास ये एक जगह है क्यूबा, ठीक है। अब ये जो क्यूबा है, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अगर देखें तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोमेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर, ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि डेंजरस मोमेंट हो गया था कि फिर दोबारा से एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता था, ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि क्या करा था सोवियत यूनियन ने, सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में रख दिए थे। और क्यूबा जो है, अगर हम उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो ये मान लो कि अगर ये यूएसए है ना, तो यहाँ पर ये क्यूबा ही है। कितना पास हो गया ये यूएसए से, ठीक है। इट इज जस्ट 90 माइल्स फ्रॉम यूएसए, तो इतना पास, ठीक है। और आपके ओपोनेंट, यूएसए के ओपोनेंट ने, यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स, अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो कहाँ पर रख दी है? वो रख दी है क्यूबा में। अब इससे क्या होगा कि यूएसए को भी घबराहट होगी, भाई इतनी पास, मतलब ये कभी भी चाहे लॉन्च कर सकता है हमारे पास, हम इसको रोक भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जो डेवस्टेशन हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ वो हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये तो हमारे कितने पास रख दिया गया है। तो यूएसए ने क्या करा, इस पे यूएसए ने क्या रिस्पॉन्ड करा, तो यूएसए ने ब्लॉक कर दी सोवियत शिप्स, जो भी नेवल जो शिप्स थी, सब कुछ जो यूएसएसआर की थी, उनको सबको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। दूसरा, उन्होंने डिमांड करी यूएसएसआर से कि वो अपनी मिसाइल्स को यहाँ से क्यूबा में से रिमूव कर ले। कहाँ से? क्यूबा में से रिमूव कर ले। अब इन दोनों के बीच में एट द लास्ट नेगोशिएशन हो जाती है। नेगोशिएशन से क्या रिजल्ट बनता है? पहली बात, यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी सारी मिसाइल्स हटा दी, यूएसए ने टर्की से अपनी सारी मिसाइल्स हटा दी। तो जैसे यहाँ पर ये था कि यूएसएसआर ने क्यूबा में रखी, तो यूएसए ने टर्की में रख दी, ठीक है, कि तुम मुझे डराओगे, मैं तुम्हें डरा देता हूँ। तो दोनों ही एक तरह से आपके ओपोनेंट की मिसाइल्स आपके बहुत पास आ गई हैं, तो दोनों ने नेगोशिएशंस मान ली, ठीक है। तो यूएसएसआर ने पहले क्यूबा से अपनी मिसाइल्स हटाई, यूएसए ने टर्की से हटा ली, और एक न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड कर लिया गया। अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो कितना ज्यादा डेवास्टेशन हो जाता। अब सोचो कि सिटी, हम जापान की 2 सिटीज की बात करते हैं, वहां पर जो मिसाइल गिराए गए उसके बाद कितनी ज्यादा जाने गई, कितना कुछ डेवास्टेशन हुआ, चाहे वो लाइफ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रिसोर्सेज का हो। आज तक भी वहां के लोगों पे वो इम्पैक्ट दिखता है, एक तरह से उनकी सोल्स पर वो इम्पैक्ट दिखता है। तो ये कितना ज्यादा हम कह सकते हैं बुरा हो सकता था, तो उसको अवॉइड कर लिया गया नेगोशिएशंस के द्वारा। फिर अब यहाँ पर ये जो है ना, ये कोल्ड वॉर चलता रहता है, ये सारे इंसिडेंट्स आते रहते हैं। अगली वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो कोल्ड वॉर है ये खत्म कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है कि ये कोल्ड वॉर इतना सब कुछ चल रहा है, ठीक है, कि एक न्यूक्लियर वॉर होने की बिल्कुल नौबत आ गई है। तो अब ये एंड कैसे हुआ, है ना, तो ये एक क्यूरियोसिटी बनती है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये एंड कैसे हुआ। तो सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम जान लेते हैं कि इसमें कि कैसे ये स्टार्ट हुआ या फिर क्यों ये स्टार्ट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स प्रमोटेड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म while सोवियत यूनियन प्रमोटेड कम्युनिज्म। तो यूएसए ने क्या प्रमोट करा या क्या अपना आइडिया फैलाया? हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को, जबकि यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ने ये कहा कि नहीं, हम तो कम्युनिज्म फॉलो करेंगे, हम तो सारी रिसोर्सेज को ओन करेंगे, हम जहां रहेंगे वहां गवर्नमेंट का सारा अधिकार होगा, एक पार्टी होगी और उनके पास ज्यादा हम फ्रीडम भी नहीं देंगे सिटीजन्स को। तो ये सिस्टम था जो यूएसएसआर फॉलो कर रहा था। फिर जो सोवियत यूनियन है उसने अपना इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे वो ईस्टर्न यूरोप को, और वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने लगे, वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने लगे। फिर आता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी टू रीबिल्ड वेस्टर्न यूरोप। अब मैंने आपको बताया, हम अगर मान लें कि ये यूरोप है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये है यूरोप,
यहाँ पर है यूएसएसआर, यहाँ पे है यूएसए, ठीक है। तो यूएसएसआर क्या कर रहा है, यहाँ पर सारी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों को भी कोई राइट्स नहीं दे रहा है ना, जो भी रिसोर्स है या जो पैसा है या जो मिलिट्री रिसोर्स है या फिर कुछ भी जो भी इस एरिया में है, वो सब कुछ एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने अंडर ले रहा है, ठीक है। एक तरह से कि एक जंगल है, उस पूरे जंगल को काट कर अपना यूज कर रहा है, ऐसे यूएसएसआर कर रहा है। लेकिन यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इस एरिया को डेवलप करने के लिए इनको एड दे रहा है, इकोनॉमिक एड दे रहा है कि भाई तुम डेवलप हो, हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, तुम डेवलप हो। तो वो उन्होंने करने की कोशिश करी, किसके द्वारा, अलग अलग प्रोग्राम जैसे मार्शल प्लान, इनके द्वारा उन्होंने क्या, यूएसए ने क्या कोशिश करी कि हम ये जो हमारा वेस्टर्न यूरोप जो हमारे अंदर आया है, हम उसको इकोनॉमिक एड देंगे, हम उसको पैसा देंगे ताकि वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके, क्योंकि जंग लड़ी गई है, लोगों की जान गई है, रिसोर्सेज खराब हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो हम उन्हें रीबिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएसएसआर ने सिर्फ एक्सप्लॉइट करा, ठीक है। इसलिए लोग जो है वो यहाँ से यूएसएसआर वाले एरिया से यूएसए में आना चाहते थे, और फिर वो बर्लिन वॉल वाला पूरा किस्सा हुआ था। Both United States and the Soviet Union began building strong military alliances and nuclear weapons. इन्होंने क्या करने लगे, ये मिलिट्री अलायंसेस और न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना स्टार्ट करने लगे। तो यूएसएसआर की कौन सी मिलिट्री अलायंस थी और यूएसए की कौन सी मिलिट्री अलायंस थी, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। मेक श्योर यू डू कमेंट। यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस था, और इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ रहा था, मिलिट्री राइवलरी थी। ये सारे जो थे ये कॉजेस बने हमारे कोल्ड वॉर के लिए, हमारे ऐसे वॉर के लिए जो कि आइडियोलॉजी से लड़ा जा रहा था, एक्चुअल वॉर नहीं था पर वो लड़ा जा रहा था। So I hope you liked the video. Please make sure that you hit the like button, comment down your views, your suggestions, and share it with your friends who want to know about this Cold War. And I hope that you see the next video also, that is on USSR, कि कैसे USSR पहले फॉर्म हुआ और फिर कैसे वो इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से हमारा कोल्ड वॉर एंड हुआ, ठीक है। सो पूरा एक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर होगा उस वीडियो में, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।